हुआ ये था कि 1971 में चुनाव हुए, बांग्लादेश वाला युद्ध था, उस साल चुनाव हुए, इंदिरा गांधी चुनाव जीत के रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनाव जीतते हैं। राजनारायण सामने लड़ रहे थे। सामने चुनाव कौन लड़ रहे थे? और राजनारायण ने कोर्ट में केस किया और राजनारायण ने यह कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। किसका दुरुपयोग किया है? सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। आप यूं समझ लीजिए इस बात को, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है और अशोक गहलोत मान लो चुनाव लड़ेंगे एमएलए का सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं, सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार होगा। प्रचार करने के लिए जो जीप जा रही है उनमें एक जीप सरकारी है। एक जीप क्या है? आप सरकारी जीप यूज में नहीं ले सकते, आप चुनाव लड़ने वाले हो तो भाई अपनी खुद की जीप लाओ। और इंदिरा गांधी के चुनाव में प्रधानमंत्री थी यार इंदिरा गांधी पहले से, तो कुछ सरकारी जीपें घूम गई और राजनारायण ने कहा कि जा देख लो साहब, यहाँ पे सरकारी जीपें घूमी थी, सरकारी जो धन है उसका क्या किया गया, यहाँ पे दुरुपयोग किया गया। इसलिए कोर्ट में जब मामला गया, इलाहाबाद में लोअर कोर्ट के जज हुआ करते जगमोहन सिन्हा, क्या नाम था, और जगमोहन सिन्हा डिसीजन सुनाया कि इंदिरा गांधी को चुनाव में हारा हुआ घोषित किया जाता है, इंदिरा गांधी के चुनाव को इलीगल घोषित किया जाता है, इसलिए इंदिरा गांधी सांसद नहीं है। पर उन्होंने जजमेंट का अगला हिस्सा बोला, लेकिन इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकती है, प्रधानमंत्री बनी रह सकती है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की उनको आवश्यकता नहीं, पर वो सांसद नहीं। इसका मतलब था कि इंदिरा गांधी इस पद से इस्तीफा दो सांसद से और वापस चुनावों के अंदर जाओ और वापस चुनाव में जाके जीत के आओ। 6 महीने रह सकते, 6 महीने बाद तो हटना पड़ेगा आपको किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर तो बनना पड़ेगा। इंदिरा गांधी घर आए और इंदिरा गांधी ने घर पे आगे सोचा कि मैं रिजाइन कर देती हूँ पीएम से, कि जब सांसद ही नहीं हो तो पीएम रहेगी क्या करूंगी, और मुझे पीएम से भी रिजाइन कर देना चाहिए। और इंदिरा गांधी बड़े फ्रस्ट्रेट हुए कि यार अपना चुनाव पूरी तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया। इंदिरा के बेटे थे संजय, बेटे कौन थे? संजय गांधी बेटे थे। और संजय को पता था कि यार एक बार पावर हाथ से निकल गई और यदि एक बार किसी और को पीएम बना दिया तो फिर अपने पास क्या पता पावर आए नहीं आए। और संजय ने अपनी मम्मी को कहा कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम रिजाइन क्यों करोगी, रिजाइन नहीं देना चाहिए। एक मतलब कोर्ट का फैसला ये बताएगा कि इंदिरा को पीएम रहना है या नहीं रहना है, मतलब थप्पा नहीं लगेगा तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, मतलब ये बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अपने हैं पीएम है, आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा ने कहा कि नहीं संजय, मैं पूरा मन बना चुकी हूं और मैं मेरा रिजाइन करूंगी। तो संजय को लगा क्या किया जाए, तो संजय ने हाथों हाथ हरियाणा के एक बड़े नेता को फोन किया, बंसीलाल चौधरी, क्या नाम था, चौधरी बंसीलाल को फोन किया और बंसीलाल जी कहा कि बंसीलाल जी ये बात है, मम्मी रिजाइन करने जा रही है। बंसीलाल जी ने कहा 1 घंटे का टाइम दो, 1 घंटे मना के रखो मैम को रिजाइन ना करे, 1 घंटे में व्यवस्था कर दूंगा। 1 घंटे तक इंदिरा को इधर उधर बातों में लगाया। 1 घंटे में बंसीलाल जी ने हरियाणा बॉर्डर के आसपास दिल्ली के जो गांव है, गुड़गांव के आसपास के गांव है, यहाँ पे लोगों को फोन किए और लोगों को फोन करके जीप, पैदल, बसें, ट्रैक्टर, ट्रालियां जिसपे भर के जा सकते हो उतने भर भर के जाओ और इंदिरा गांधी के घर के चारों तरफ जाके नारे लगाओ। 1 घंटे के अंदर जनता ही जनता इंदिरा गांधी घर के बाहर खड़ी थी और जोर जोर से नारे लगा रही थी, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा, 1 2 3 4 इंदिरा की जय जय। और संजय ने जाके इंदिरा गांधी कहा कि यह है, एक कोर्ट नहीं बताएगा कि इंदिरा पीएम है कि नहीं है, जनता बताएगी। मम्मी तुम जनता के दिलों में राज करती हो और हमें रिजाइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, इंदिरा ने कहा रिजाइन नहीं करेंगे। तो यदि आप रिजाइन नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपके कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको इलीगल घोषित किया जाता है, तो अब क्या रहेगा आपके पास? क्या दोबारा चुनाव में जाओगे? क्या आप 6 महीने तक पीएम रहोगे? तो बंगाल के एक बहुत बड़े नेता थे सिद्धार्थ शंकर रे, क्या नाम था, सिद्धार्थ शंकर रो या सिद्धार्थ शंकर रे थे, उनको बुलाया और उनको बुलाकर सिद्धार्थ शंकर ये परिस्थितियां हैं, बताओ क्या करना है। सिद्धार्थ शंकर ने कहा 2 घंटे का टाइम दिया जाए, 2 घंटे में मैं बता दूंगा क्या करना है। सिद्धार्थ शंकर रे 2 घंटे बाद संविधान की बुक हाथ में लेके आए और कहा मैम अप्लाई 352 लगाया जाए। क्या लगाया जाए? तो कहा 352 कैसे लगा सकते हैं? 352 कहता या तो सशस्त्र विद्रोह हो या बाह्य आक्रमण हो, इस सूरत के अंदर ही लगाया जा सकता। अब यह है सशस्त्र विद्रोह। पहले इस 352 में यह लिखा हुआ था या तो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। आंतरिक, तो कहा मैडम आंतरिक अशांति है कैसे? तो ठीक 1 दिन पहले जेपी की एक सभा थी, जयप्रकाश नारायण बड़े नेता थे, जेपी की एक सभा में जेपी ने भाषण दिया था कि मैं कहूंगा कि सेना और पुलिस अपने हथियार छोड़ दें और आंदोलन में शामिल हो जाए। इस भ्रष्ट और निकम्मी इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए अब सेना और पुलिस को भी हमारे साथ आना पड़ेगा। कहा मैम साफ साफ नेता का भाषण कह रहा है कि भारत में अशांति हो जाए, यदि सेना और पुलिस हथियार छोड़ देगी तो लोग शांति से थोड़ी रहेंगे। इंदिरा ने कहा हाँ यार वेरी गुड, इंटेलिजेंट बंदे हो। जेपी को हाथों हाथ गिरफ्तार किया गया, इधर से देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल लगा के वो पर्ची भेजी फखरुद्दीन अली अहमद के पास और फखरुद्दीन अली अहमद को कहा कि घोषणा करो कि देश में आपातकाल लग गया है।
फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषणा की कि देश के अंदर 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया जाता है, आपातकाल। और जितने बड़े बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। संजय ने वापस से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। अब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई संजय ने, पहले डिसीजन संजय खुद ही ले रहा है। संजय ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर आपातकाल लगा दिया हमने। लोग कहते हैं मंत्री परिषद की सिफारिश पर, केवल संजय की सिफारिश पर, है ना। मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाई और कहा आपातकाल लग गया है। और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है भाई तुम में से? तो सूचना प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे? और इंद्र कुमार गुजराल को कहा कि गुजराल साहब अभी के अभी सारे प्रेस, सारे अखबार, सारी मीडिया, सारी प्रिंट मीडिया, सारी टीवी, सबको कहा जाए खबर केवल वही दिखाई जाएगी जो हम चाहेंगे। यदि हमारे अलावा एक भी खबर दिखा दी गई तो हाथों हाथ प्रेस जब्त कर ली जाएगी। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है। संजय ने थप्पड़ मारूंगा, बकवास करते हो, मीडिया की स्वतंत्रता मुझे सिखाओगे तुम? इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि मैं इस पद पर हूं तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं मीडिया को बैन नहीं करूंगा। तमाए हुए संजय वापस अंदर गए। अंदर जाके फिर बंसीलाल जी को फोन किया कि बंसीलाल जी इंद्र कुमार गुजराल नहीं मान रहा, वो जो मैं कह रहा हूं नहीं कर रहा। बंसीलाल ने कहा धक्के मार के बाहर निकाला जाए। इंद्र कुमार गुजराल के कपड़े फाड़ के धक्के मार के बाहर निकाला गया। हाथों हाथ नया सूचना प्रसारण मंत्री वहीं पर बनाए गए विद्याचरण शुक्ल, और विद्याचरण शुक्ल ने घोषणा की कि भारत के अंदर मीडिया पूरी प्रकार से बैन किया जाता है। किसी भी प्रकार की खबर सरकार से बिना पूछे चलाई नहीं जाएगी। अब देश में इमरजेंसी थी। अब देश में एक ही बंदे का रास्ता, संजय गांधी। किसका रास्ता? और संजय गांधी ने कहा कि आज के बाद यदि किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस के अंदर कोई भी कर्मचारी टाइम पे नहीं आया, फायर कर दिया जाएगा। इसलिए आपातकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत के लोग पंक्चुअल हो गए थे। 9 बजे, मतलब 9 बजे, 9:02 पे भी कोई आए तो नौकरी से निकाला जाए। इसलिए भारत के सारे ऑफिसों में चमाचम काम हो रहा था। एक जगह भी यूं सब कुछ हटा दिया था उसने। फिर संजय का दूसरा ध्यान एक तरफ गया और संजय ने कहा भारत में जनसंख्या नियंत्रण करना है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों कहा गया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 10-10 लोगों की नसबंदियां करवानी पड़ेगी, वरना नौकरी से निकाले जाओगे। इसलिए सरकारी कर्मचारी गांव में जाके लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाते, पुरुषों को नसबंदियां करवाई। जिसकी भी नसबंदी की, हाथों हाथ उसकी नसबंदी की। एक मर्फी का रेडियो पकड़ाया उसको। मर्फी कंपनी आती थी तो मर्फी कंपनी के रेडियो देते कि अब गाने सुन और तो कुछ कर नहीं सकता, तो इधर वाला काम तो कर तुम। तो मर्फी के रेडियो जिन जिन के पड़े हैं, इसका मतलब वो उधर काम है। 70 पुराने मर्फी के रेडियो उन्हीं के घरों में मिलेंगे जो 75 के अंदर संजय गांधी के काम आ गए थे उधर। फिर एक दिन एक संजय की गर्लफ्रेंड थी, वो दिल्ली से आ रही थी, अपने घर से संजय से मिलने के लिए आ रही थी। और उसने देखा कि दिल्ली के बीचों बीच एक झुग्गी झोंपड़ियां हैं और दिल्ली बहुत गंदी लगती है। नई दिल्ली बहुत सुंदर थी, अंग्रेजों की बसाई हुई दिल्ली थी। पूरा इधर जनपथ वाला इलाका, ये रायसीना हिल्स वाला इलाका बहुत सुंदर था। और बीचों बीच झुग्गी झोंपड़ियां बना के बैठ के लोग बैठ जाते। अपने हर कई झुग्गी झोंपड़ियां बना लेते हैं लोग कि झुग्गी झोंपड़ियां बना के बैठे। तो उसको बहुत बुरा लगा कि अरे यार, कोई बाहर से टूरिस्ट आता है और वो क्या देखता है कि दिल्ली के सेंटर में बीचों बीच इस प्रकार से झुग्गी झोंपड़ियां है। वो संजय के पास गए, संजय को जाके संजय ये क्या तरीका है, और बीचों बीच इस प्रकार से झुग्गी झोंपड़ियां, राजधानी सुंदर होनी चाहिए। संजय ने हाथों हाथ नगर निगम वालों को ऑर्डर दिए कि झुग्गी झोंपड़ियां एक दिन के अंदर अंदर हटाई जाए यहां से। बुलडोजर लेके नगर निगम के एक अधिकारी पहुंचे, साथ में वो गर्लफ्रेंड खुद पहुंची, और हाथों हाथ देखते देखते सारी की सारी झोंपड़ियां वहां से उड़ा दी गई। लोगों का सैकड़ों का विरोध, लोग के मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद एक नहीं सुनी गई, सारी की सारी झोंपड़ियां उड़ाई गई। वो जगह जहां से झोंपड़ियां उड़ाई गई थी उसका नाम था तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट पूरा का पूरा तोड़ दिया गया था। मुस्लिम बस्तियां थी, वो सारी की सारी मुस्लिम बस्तियां हटा दी गई थी। वो गर्लफ्रेंड जो ये हटवा रही थी उसका नाम था रुखसाना सुल्तान, सारा अली खान की नानी। सारा अली खान है हीरोइन आपकी, ये सारा अली खान की नानी। वो नगर निगम का जो अधिकारी जो बुलडोजर लेके खड़ा था उसका नाम था जगमोहन, जिसको 1989 में बीजेपी वाली गवर्नमेंट, सॉरी वीपी सिंह जी वाली गवर्नमेंट में कश्मीर का राज्यपाल बना के भेजा गया था। उसी के टाइम में कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा गया। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि जगमोहन पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता कि वो बीजेपी का एजेंट था। वो संजय का आदमी था, उसने संजय के कहने पे पूरा तुर्कमान गेट उड़ा दिया था पूरा का पूरा। तो रुखसाना सुल्तान ने कहा, मतलब ये यूं था कि इधर से ऑर्डर मिलेगा, हाथों हाथ काम हो जाएगा। आपातकाल उन्होंने खींचा, 75 में खींचा, 76 में खींचा, 77 तक खींचा। फिर इनको लगा कि अब अपने लंबे तौर तक पार नहीं पड़ेगी, अब चुनाव अपने करवाने पड़ेंगे। इंदिरा एक दिन शाम को डिनर करने के लिए बीडी जत्ती के घर पे जाती है। बीडी जत्ती राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का चार्ज लिए हुए थे। और बीडी जत्ती को जाके इंदिरा गांधी कहते हैं कि इमरजेंसी हटा दी जाए। बीडी जत्ती की ये भी नहीं समझ में आया कि मैं रिप्लाई क्या करूं। बीडी जत्ती रोने लग गए।
और फिर जितने हम आपातकाल हट जाएगा फिर अपना क्या होगा। इंदिरा ने कहा वो मैं देख लूंगी, चुनाव हो जाएंगे, तुम तो खाली घोषणा करो हटाना है। और इंदिरा ये कह के वहां से बाहर निकली। बीडी जत्ती रो रहे थे, तभी उनके पास में खड़ी थी प्रफुल्ल जयकर। और प्रफुल्ल जयकर ने कहा कि कम से कम मैडम को जाके ये तो कहो कि मैडम जब तक चुनाव नहीं हो जाते एक्टिंग पीएम तो रहो, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम तो करो। बीडी जत्ती भाग के गैर का मैडम जब तक वो प्रधानमंत्री चुनाव नहीं हो जाते तब तक आप प्रधानमंत्री के पद पे तो रहोगे ना। इंदिरा ने वापस कहा मैं सब जानती हूं क्या होना है क्या नहीं होना है, तुम केवल घोषणा करो, बाकी मैं देख लूंगी। बीडी जत्ती ने जाके घोषणा की कि देश के अंदर नए चुनाव होंगे, आपातकाल हटाया जाता है। कांग्रेस के अलावा जितने नेता जो जेलों के अंदर बंद थे वो सारे नेता बाहर निकाले गए। वो बंद नेताओं ने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। क्या नाम था? चुनाव होते हैं, जनता पार्टी चुनाव जीती है। 77 में पहली बार देश को गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिलता है, मोरारजी भाई देसाई। और अब वो जो जनता पार्टी वाले नेता थे वो सारे के सारे जेलों में बंद रहे थे, इसलिए खार खाए हुए थे कि इंदिरा को जेल भेजेंगे। किसको जेल भेजेंगे? इंदिरा को। और एक दिन इंदिरा के घर के बाहर पुलिस गई और पुलिस ने जाके संजय को कहा कि अब इंदिरा को गिरफ्तार किया जाएगा। और संजय ने कहा ये क्या तरीका, फॉर्मर पीएम है, तुम ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? कि आप कह दीजिए घंटे भर का टाइम है, जितना करना है वो कर लो, जो भी अपना काम है, हाथों हाथ आप गिरफ्तार होना पड़ेगा। इंदिरा ने संजय को कहा कि तुम आओ, घंटे भर की कोई जरूरत नहीं है, मैं 10 मिनट के अंदर तैयार होकर आती हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। इंदिरा बाहर निकले। बाहर निकल के इंदिरा ने पुलिस वालों को कहा हथकड़ी लगाओ। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं मैम कोई जरूरी नहीं, हथकड़ी उनके लगाई जाती है जो भाग सकते हैं, आप फॉर्मर पीएम आपके हथकड़ी। इंदिरा ने कहा नो, अपराधी अपराधी होता है, यदि तुम्हें लगता है मैं अपराधी हूं तो मेरी हथकड़ी लगाई जाए। इंदिरा हथकड़ियां लगवाती है जबरदस्ती खुद के। जीप के अंदर पुलिस की बैठती है। थोड़ा आगे जाने के बाद तब तक आसपास के समर्थकों को सूचना मिली, समर्थक जीप के पीछे पीछे भयंकर। एक रेलवे का पुल है, रेलवे ब्रिज है और वहां पे फाटक लगा हुआ है। तो जीप रुकी, वहां पे जीप रुकी तो इंदिरा गांधी ने पुलिस वालों को कहा कि मुझे 2 मिनट बाहर निकलने दो। पुलिस वालों ने बाहर निकलने दिया। समर्थकों की भीड़ है चारों तरफ से। इंदिरा उनको हथकड़ियां दिखाती है कि जब मेरे हथकड़ियां लग सकती है तो देश में किसी के भी हथकड़ियां लग सकती है। देश पुनः एक बार इंदिरा गांधी के चमत्कार में था। 80 में चुनाव हो रहे थे, इंदिरा भयंकर बहुमत से वापस जीत के आ रही थी, हथकड़ियां इंदिरा को चुनाव जिता गई थी। तो इंदिरा से चालाक राजनेता नहीं हुआ भारत के अंदर को, वो बेच के खा जाए ऐसी राजनेता थी, सब हथकड़ियां दिखा के जीत गई थी। वो चुनाव 80 वाले चुनाव थे, उससे ठीक पहले बिहार में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कभी भी नोटिस करना, बिहार कोसी नदी अपना मार्ग बदलती है और कोसी नदी मार्ग बदलेगी तो बाढ़ आएगी, इसलिए कोसी को बिहार का शौक कहते हैं अपने। वहां पे बाढ़ आनी स्वाभाविक सी बात है, नदियां सारी वहां पर इस प्रकार इधर उधर से हो ही रही है। तो वहां पे बाढ़ आई, उस साल बाढ़ आई तो देश का प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई और बाकी नेता भी बिहार में उन जगह पे नहीं जा पा रहे थे जहां पर बाढ़ थी। और हेलीकॉप्टर में जाके आते, ऊपर से हाथ हिला के आ जाते, वो पैकेट फेंक के आ जाते खाने के, लेकिन किसी ने भी उस जगह का दौरा नहीं किया था। इंदिरा ने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि मैं इस जगह का दौरा करूंगा। मैं एग्जैक्टली गांव बोल रहा हूं, वो गांव था जिस गांव में यहां तक पानी भर गया था, पूरे जगह में घुटनों घुटनों तक पानी था। लोग बेचारे घरों के ऊपर बैठे हुए थे, पेड़ों पे टंगे हुए थे, हालत बहुत खराब थी। इंदिरा कहा गया कि मैडम उस गांव में जा ही नहीं सकते, अपने उस गांव के अंदर जाएंगे कैसे? इंदिरा ने कहा कि कहां तक गाड़ियां जा सकती है? कहता अब ये स्टेशन, जैसे मान लो अपने कहते कि चाकसू में पानी भरा हुआ है तो अपने कहते जयपुर तक गाड़ियां जा सकती है, तो जयपुर तक गाड़ी में चलो। तो जयपुर तक गाड़ी में, अब मैडम जयपुर से चाकसू कैसे चलेंगे? हाथी। मैडम हाथी पे बैठ के जाती है, उस गांव का दौरा करती है। हाथी तो पानी में डूबेगा नहीं। देश की जनता एक बार फिर देख रही थी कि गरीबों के साथ यदि कोई है तो कौन है। यदि आज भी हमारा दौरा करने के लिए कोई आती है तो कौन है? इंदिरा गांधी एक बार फिर कह रही थी कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। ये चाहते हैं कि इंदिरा हट जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाइयों और बहनों आपके खाते में 15-15 लाख आए। तो आपातकाल साहब यूं ही थोड़ी, आपातकाल बहुत बड़ी चीज है। आपको तो आपातकाल इंदिरा ने लगा दिया। आपातकाल के अंदर कई कांड हुए। आपातकाल 2 साल का आपातकाल था। तो आज दिन तक बीजेपी की जब भी सेंटर में गवर्नमेंट आती है ना, तो जो भी आपातकाल के अंदर गिरफ्तार थे उनको पेंशन मिलती है। क्या देती है बीजेपी उनको? कहती है स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है भाई साहब, देश की लोकतंत्र की आजादी के लिए लड़ रहे थे। आजादी को एकदम बंधक बना के रख दिया। कांग्रेस आती है तब उनकी पेंशन वापस बंद कर देती है। लालू प्रसाद यादव को आपातकाल में गिरफ्तार किया गया। उनपे जो एक्ट लगा उस एक्ट का नाम था मिसा, इसलिए बेटे का नाम है मिसा। बेटे का नाम क्या है? मिसा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को गिरफ्तार किया गया था पुलिस द्वारा। स्टालिन को इतना मारा गया था कि स्टालिन के आज भी यहां पर निशान है, निशान बने हुए। स्टालिन को जब पूछा जाता कि निशान किसके थे, स्टालिन कहते हैं मिसा का है। मिसा में गिरफ्तार करके पीटा था तब हमारे ये निशान बन गए थे। तो जितने ही नेता थे सारे उन दिनों में जेल में रह के आए थे। इसलिए नॉन कांग्रेस वाले नेताओं को जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने देश में क्या किया गया, आपातकाल में जेल गए थे, आपातकाल में हमें जेल भेज दिया गया था। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ते, अब मजा नहीं आता क्या पढ़ने में?
आप मुझे कई बार लगता है कि आजकल आप बच्चों पे पढ़ाई बर्डन है, आपको लगता है अब घर वालों ने भेज दिया, पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी, कोचिंग वाले जो पढ़ा देंगे जैसे तैसे अपने पढ़ लेंगे। पढ़ाई नई चीजें सीखने का जो एंजॉय होता है ना, वो आप लेते ही नहीं। ये मुझे लगता है पहले हम जब पढ़ा करते थे, मेरे साथ वाले बाकी जीते थे, हम इस बात का भी एंजॉय लिया करते कि यार नई चीजें पता चली है, अपने कितना जानते हैं, अपने आपातकाल के बारे में जानते हैं, अपने इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, अपने आईआर के बारे में जानते हैं। इसलिए उस टाइम के ज्यादातर लोगों के पास में ऐसे खूब सारे किस्से होंगे, क्योंकि पढ़ते टाइम इस प्रकार के किस्से भी सामने है तो वो जुटाए। आपका ले दे के रहता है कि जैसे तैसे करके पेपर पास करूं, कोई मजा नहीं आता आपको यूं पढ़ने में। आपने पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ी तो आपको अच्छा फील नहीं होता कि आप ऐसी चीजें जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पॉलिटी इकोनॉमी तो वो भी पढ़ता है जो मास्टर की तैयारी करता है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम वाला भी ये पढ़ता है, सेकंड ग्रेड वाला भी पढ़ता होगा, पटवारी कांस्टेबल भी ये पढ़ते होंगे। पर आप में उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि आप इनका इंप्लीमेंटेशन जानते हो कि है क्या वास्तव में ये चीज। आप जब इकोनॉमी पढ़ लेते हो, इकोनॉमी हुई नहीं ना आपकी क्लास में, होगी इकोनॉमी, आप इकोनॉमी पढ़ लेते हो तो आप अब जानते हो कि रुपया क्यों गिर रहा है, कि कोई चाय की थड़ी पे बैठ के आदमी इस प्रकार की फर्जी बात कर सकता है कि मोदी सरकार ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, इसलिए रुपया गिर रहा है। आपको बताएगा भाई पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है, पौंड गिर गया, उनकी हालत खराब हो रही है, तो हम तो जाएंगे कहां, सबकी गिर रही है मुद्रा, तो हमारी मुद्रा ही गिरनी है। आपको पता चलता है कि साहब रशिया पे सैंक्शन वैंक्शन लगाए गए, इस चक्कर के अंदर भी यहां पर ये लफड़ेबाजी चल रही है, और इस चक्कर के अंदर भी ये गिर रहा है। तो ये बातें दूसरे किसी को नहीं आएगी, ये बातें आपको आएगी। तो इस बात का एंजॉय लिया करो, इस बात को फील किया करोगे। हमें अलग से चीजें आती है, हमें ज्ञान है, और जब आदमी ज्ञान होता है तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है यार। पर आपका कॉन्फिडेंस इतना मरा हुआ रहता है कि यूं मुझे कभी नजर ही नहीं आता कि आप किसी भी चीज को लेके कॉन्फिडेंट ही हो। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, वरना तो मारवाड़ी वाली कहावत है कि रोता जाओ वे मरेड़ा का समाचार ले आवे। आप यू रोते वैसे तो रहते हो कि जैसे तैसे करके कोचिंग चले गए, 1 बजे वहां से वापस आ गए, मास्टरों ने जो लिखवा दिया उसको याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक। और बर्डन ज्यादातर तो आपके दिमाग वो डर है, वैकेंसी आ जाएगी सर, इसमें ये हो जाएगा क्या सर, वो हो जाएगा क्या। ये बाद की बातें यार, जब आएगी तब देखोगे, पढ़ लो। अभी क्या किया जा सकता है, आप इतना कर सकते हो कि डेली जो पढ़ाया गया उसको ईमानदारी से पढ़ सकते हो, उसको बहुत ढंग से पढ़ सकते हो, उसके बारे में 4 चीजें और जान सकते हो। और आपके पास तो मोबाइल है, इसका यूज इधर लिया जाए ना, इंस्टाग्राम की रील से बाहर निकला जाए। और आप इमरजेंसी पढ़िए, इमरजेंसी पढ़ने के बाद आप कल इतने लिख दो इमरजेंसी की कहानियां, तो 100 कहानी आ जाएगी नेट पे, अलग अलग प्रकार के लोगों की लिखी हुई अलग अलग प्रकार की बातें आ जाएगी। आप यू ही इमरजेंसी के बारे में कुछ, आप संजय गांधी लिखो, संजय गांधी के बारे में 100 किस्से आएंगे, आपको पता चलेगी यार क्या चीजें थी क्या नहीं चीजें थी। चीजें पता होती, भले ही एग्जाम में नहीं आएगी, आप कह सकते हो कि सर आपने जो बात बताई कौन से एग्जाम में आ रही है, नहीं आएगी एग्जाम में। पर जब आसपास की चीजें पता होती है तो वो टॉपिक सरल याद रहता है, वरना सीधी सीधी टॉपिक की बातें याद करना इतना सरल नहीं होता। वरना इधर उधर की चीजें पता रहती है, घटनाक्रम पता रहता है। फिर मैं कहता हूं काम कैसे नहीं आएगी, इंटरव्यू में पूछे और 10 बातें आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं बीजेपी तो पार्टी आपातकाल के चक्कर में बन गई। भाई जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी बनी, बाद में जनता पार्टी बिखर गई, जनता पार्टी अलग अलग हो गई। जनता पार्टी में लफड़ा क्या हुआ, जनता पार्टी में बीजेपी वाले नेता भी शामिल हुए। पहले बीजेपी का नाम हुआ करता भारतीय जनसंघ, क्या नाम था इनका, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के नेता भी शामिल हुए। भारतीय जनसंघ वाले सारे के सारे आरएसएस के मेंबर थे। जनता पार्टी में मांग उठी कि 2 दलों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप जनता पार्टी के मेंबर बनो या आप आरएसएस के बनो। इस बात को लेकर इनके बीच में लड़ाइयां होने लगी और ये पार्टी टूट गई। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर बॉम्बे के अंदर एक रैली की और रैली के अंदर कहा कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। इसलिए कमल का निशान है। 1980 के अंदर नई पार्टी लेके आ गए जिसका नाम रख लिया इन्होंने भारतीय जनता। तो आपातकाल नहीं लगता, जिस प्रकार की पार्टी नहीं आती है, भारतीय जनसंघ के रूप में पड़े रहते। 80 के अंदर ये पहली बार पार्टी बनाते हैं, 84 में पहला चुनाव लड़ते हैं। 84 वाला चुनाव था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में हुआ था, तो राजीव सारी सीटें जीत गए, 414 सीटें राजीव जीत गए, इसलिए बीजेपी की सीटें 2। अपने पहले चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीती थी, 2 सीटें जीती थी। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का बयान है ना, कभी हम 2 सीटें जीत कर आए थे, तब तुम हंसा करते थे हम पर, हम इस बार इस साइड में बैठे। मोदी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, अब हम इधर बैठे हैं, हंसना नहीं चाहिए किसी पे। तो वास्तव में 2 ही सीटें जीते थे। ये वाजपेयी आडवाणी इन सारे खुद ही हार गए थे। एक को गुजरात से कोई एक बंदे जीते थे, एक कर्नाटक से कोई जीत के आए थे। ये बड़े नेता ने तो दूसरे प्रकार के नेता ही जीत के आए थे। तो पॉलिटिकल सीनियरियो तो पता रहता है। आपके पूरा टॉपिक है भारत में राजनीतिक दलों का विकास,
तो कैसे पता चले राजनीतिक दलों का विकास यदि हमें चीजें नहीं पता होगी? यूं फिर सीधे सीधे याद कर लिया जाए 1980 में भाजपा बनी थी, वरना पता होगी यार आपातकाल लगा, ये बात हुई, इसके बाद ये हुई, इस वजह से भाजपा बनी। मतलब बड़ी चीजें तो पढ़ोगे अब से।